हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। यह जो टॉपिक है यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका व्यंजक पूछता है, इसका मात्रक भी कई बार पूछ चुका है, इसका बीमा भी पूछ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा जानेंगे और इसका व्यंजक को कैसे प्राप्त किया जाता है यह भी इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लगभग ये 3 से 4 नंबर वाले प्रश्न में जो है ये आपका पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया है जिसको हम ई बोल सकते हैं। यह क्या है, यह एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ रखा गया है। इसको हम काल्पनिक पृष्ठ मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, काल्पनिक पृष्ठ मान सकते हैं। आइए विद्युत क्षेत्र रखा है क्या, इस पृष्ठ से होकर गुजर रही है। तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह कुछ और नहीं होता है। वैद्युत फ्लक्स जो है जब किसी एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ को रखा जाता है तो उस काल्पनिक पृष्ठ से होकर जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप होता है, जो संख्या होता है, उसी माप को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा एकदम याद होना चाहिए, बहुत आसान परिभाषा है कि मान लीजिए कि एक विद्युत क्षेत्र है, उसमें एक पृष्ठ रखा गया है और उस पृष्ठ से होकर जो गुजरने वाली ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इनकी माप को ही, इनकी कुल संख्या को ही, कि भाई कितनी संख्या में विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं, उनकी संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। वही यहाँ पे देखिए परिभाषा लिखा गया है। क्या परिभाषा लिखा गया है, चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिख रहा है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई पृष्ठ स्थित है, उससे जो कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, उनकी कुल माप को ही क्या कहा गया है, वैद्युत फ्लक्स कहा गया है। ठीक है, मतलब कुल कितनी संख्या में गुजर रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, उनके माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहा गया है। इसे किससे दिखाते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। कैसे, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको बोलते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो कहीं भी अगर विद्युत फ्लक्स की बात होगी तो वहां पे हम फाई ई दिखाएंगे। ठीक है, अब हम चलिए विद्युत फ्लक्स का मान कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगले पेज में आते हैं। अगला पेज मान लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कि एक पृष्ठ बना हुआ है, ऐसे पृष्ठ बना था ना, ऐसे एक पृष्ठ बना देते हैं। ठीक है, ये एक पृष्ठ मान लीजिए बना हुआ है। अच्छा, और मान लीजिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये इस पृष्ठ से होकर गुजर रही है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ से होकर ऐसे गुजर रही है। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, ऐसे गुजर रही हैं। तो इनकी गुजरने की जो संख्या है कि कितनी संख्या में गुजर रही है, उनके माप को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत ज्यादा मात्रा में गुजर रही है, हम इनको गिन नहीं सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं। तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि भाई कुल कितनी संख्या में गुजर रही है, उसको निकालने के लिए इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लीजिए ए है, मान लीजिए ए है, और एक छोटे से पृष्ठ हम क्या करेंगे, पूरे पृष्ठ को, ये जो पूरा पृष्ठ है ना, इस पूरे पृष्ठ को हम छोटे छोटे खंडों में बांट देंगे। ये मान लीजिए ये पूरा पृष्ठ हो गया और इसको छोटे छोटे खंडों में क्या कर दिए, हम इसको बांट दिए। ऐसे निकालना फ्लक्स का मान, समझिएगा। हमने क्या किया, इस पूरे पृष्ठ को हमने छोटे छोटे खंडों में बांट दिया और एक छोटे से खंड का जो क्षेत्रफल है उसको डीए मान लिया। क्या मान लिया, डीए। इस डीए से कितनी संख्या में विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं उसको हम ज्ञात कर लेंगे और उसको ज्ञात करने के बाद से हम क्या कर देंगे, इस पूरे पृष्ठ का समाकलन कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस पृष्ठ से कितनी संख्या में विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक छोटे से खंड से निकालेंगे, ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी गुजर रही हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि जो पूरा जो पृष्ठ है, ये जो पूरा पृष्ठ है ये पूरे छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ है और यहाँ पे एक छोटा सा पृष्ठ मान लेते हैं डीए। एक छोटा सा क्या मान लेते हैं, पृष्ठ मान लेते हैं डीए, जिसका क्षेत्रफल है। अगर इसकी दिशा दिखाना चाहते हैं तो मान लीजिए दोनों की दिशा ये है, डीए की दिशा है, वेक्टर डीए की दिशा, और उसी दिशा में क्या है, विद्युत क्षेत्र की भी दिशा है। विद्युत क्षेत्र और डीए मान लीजिए दोनों एक ही दिशा में है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और डीए क्या है, दोनों एक ही दिशा में है। ठीक है, अच्छा, तब के लिए जो विद्युत फ्लक्स होता है, ध्यान दीजिएगा, विद्युत फ्लक्स किसी बिंदु से या किसी क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है वह उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा और जो क्षेत्रफल अवयव का मान होगा उसके गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान से देखिए, किसी क्षेत्रफल
अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किसे दिखाएंगे? तो भाई छोटा सा खंड है ना, तो उसको दिखाएंगे डी फाई ई। वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई जो है यह किसके बराबर होगा? तो क्षेत्रफल अवयव डीए क्षेत्रफल अवयव डीए तथा विद्युत क्षेत्र ई के गुणनफल के बराबर होता है। कौन सा गुणनफल? तो ध्यान रखिएगा, अदिश गुणनफल। कौन सा गुणनफल? यहां पे लिख लीजिएगा अदिश गुणनफल। कौन सा? अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा डी फाई ई बराबर हो जाएगा, इसी के हिसाब से डी फाई ई बराबर हो जाएगा कितना? वेक्टर डीए इंटू वेक्टर ई, या वेक्टर ई इंटू डीए, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डीए अदिश गुणनफल के बराबर होता है। जो डी फाई ई होगा, मतलब एक छोटे से अवयव से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स का मान होगा डी फाई ई मान लेते हैं, और यह डी फाई ई किसके बराबर हो गया? तो कह रहा है कि उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है उसका परिमाण और जो क्षेत्रफल अवयव है डीए उसके गुणनफल के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि जो पृष्ठ है इस विद्युत क्षेत्र से कुछ कोण पे रखा गया है, क्या? अगर ये जो क्षेत्रफल अवयव डीए है इसको अगर हम थोड़ा सा इसे घुमा देते हैं तो क्या होगा भाई? डीए की दिशा इधर हो जाएगा, ई की दिशा इधर होगा, तब क्या होगा? इसके बीच एक कोण बनेगा, थीटा बनेगा ना। तो यदि मान लिया जाए कि यदि वेक्टर ई इंटू वेक्टर डीए के बीच अगर कोण बनता है, यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर डीए के बीच कोण थीटा हो तो क्या होगा? तब ये हो जाएगा हमारा डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डीए कॉस थीटा, ई इंटू डीए कॉस थीटा हो जाएगा। ये हमारा, ये आप जानते भी हैं कि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कॉस थीटा होता है। दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल क्या होता है? कॉस थीटा होता है, और थीटा का मान क्या हो जाएगा? दोनों के बीच का कोण हो जाएगा। ये क्या हो गया? एक छोटे से अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स का मान हो गया। अब हम क्या करेंगे? पूरे पृष्ठ से निकालेंगे। पूरे पृष्ठ से निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस पूरे पृष्ठ का समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे? समाकलन। तो यहाँ पे इसके आगे लिख सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई ई हो जाएगा। भाई कुल कितना गुजरा? मान लेते हैं फाई ई, और ये फाई किसके बराबर हो जाएगा? ये समाकलन हो जाएगा क्या? पृष्ठ समाकलन कर लीजिए। पृष्ठ समाकलन कितना है? ए है। पृष्ठ समाकलन ए हो जाएगा ई इंटू डीए कॉस थीटा, ई इंटू डीए कॉस थीटा। इसी का समाकलन कर दीजिए, इसी वैल्यू का समाकलन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा पृष्ठ समाकलन ई इंटू डीए कॉस थीटा। समाकलन के चिन्ह किसके साथ लगेगा? डीए के साथ केवल, बाकी ई कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ई कॉस थीटा। देखिए मोबाइल दिख रहा है, ये डीए, ये हो जाएगा समाकलन डी हो गया। अब समाकलन डी किसके बराबर हो गया? तभी शुरू में ही समझाए थे आपको, शुरू में समझाए थे कि जो पूरा पृष्ठ है इसको छोटे छोटे खंडों में क्या कर दिया गया है? इसको बांट दिया गया है। जब छोटे छोटे खंडों में बांट दिए हैं और एक छोटे से खंड का क्षेत्रफल डीए माने हैं, तो भाई पूरे संपूर्ण
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो मान लीजिए ए है, यह ए किसके बराबर होगा? यह ए बराबर होगा इन छोटे छोटे खंडों के योगफल के। तो जो समाकलन डीए है ये किसको प्रदर्शित करेगा? यह पूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करेगा। इसीलिए समाकलन डीए की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? हम समाकलन डीए की जगह पे लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं। तो यही पे देख लीजिए, यही पे जगह है, ये भी देख लेते हैं कि हमारा जो फाई ई है यह बराबर हो जाएगा ई आई cos थीटा। इसके जगह पे टोटल के जगह पे ए लिख सकते हैं और ये जो है हमारा cos थीटा। यही हमारा फार्मूला है, यही हमारा विद्युत फ्लक्स का फार्मूला है। क्या है विद्युत फ्लक्स का फार्मूला? फाई ई बराबर ई ए cos थीटा। फाई ई बराबर ई ए cos थीटा जो है ये हमारा विद्युत फ्लक्स का फार्मूला हो गया। इसको हमें याद रखना है। ठीक है बाबू, ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। ऐसे ही निकालना है, बहुत आसान है। एक छोटे से बिंदु से फ्लक्स हमने निकाला, वह फ्लक्स किसके बराबर होता है? तो कह रहा है कि उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा और जो क्षेत्रफल अवयव का जो परिमाण होगा उन दोनों का वेक्टर मतलब कि उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। डॉट प्रोडक्ट दोनों में अदिश गुणन कर दिए, ठीक है ना, अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद से हमने कहा कि अगर थीटा कोण बना हो तो हमारा इतना हो जाएगा। एक छोटे से बिंदु से फ्लक्स निकल गया है, संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? तो हमने क्या किया, उसी का समाकलन कर दिया, उसी का हमने समाकलन कर दिया, पूरे पृष्ठ से निकल गया और वो हमारा हो गया फाई ई बराबर ये cos थीटा। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं विशेष स्थितियां। इसकी कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, आइए उसको देखते हैं। फार्मूला हमें कितना मिला है? फार्मूला हमें मिला है फाई ई बराबर ई ए cos थीटा। ये मुख्य फार्मूला है, मेन फार्मूला यहाँ पे, ये ना हमारा मेन फार्मूला हो गया। ठीक है भाई, अब विशेष स्थितियां देखिए, इसका स्पेशल केस, विशेष स्थितियां क्या हो सकती है? पहला स्थिति हो सकता है यदि थीटा का मान शून्य हो। यदि थीटा का मान क्या हो? शून्य हो। थीटा का मान शून्य कब होगा? 0 डिग्री कब होगा? तो देखिएगा ये क्या है, जो थीटा का मान ये किसके बीच का कोण है? यह ई और भाई ए के बीच का कोण है, इन दोनों के बीच का कोण है। इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा? हमारा जो है थीटा होगा। तो इसका वैल्यू 0 कब हो सकता है? तो देखिए ध्यान से, जब क्या हो, जब पृष्ठ ऐसे रखा गया है, ऐसे आप विद्युत क्षेत्र रेखाएं मान लीजिए इसी से उसी के समांतर गुजर रही हैं, और उसी दिशा में क्या है? डीए भी है और ई भी है। तो जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो थीटा का मान शून्य होगा। ठीक है ना, जब थीटा का मान शून्य होगा मतलब कि जब हम कह सकते हैं कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो, पृष्ठ के लंबवत गुजर रही हो, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत गुजर रही हो तब डीए और ई के बीच का जो कोण होगा वह 0 डिग्री होगा। जब 0 डिग्री होगा तब जो है हमारा इसका फ्लक्स का मान हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए cos 0 का मान, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? sin 90 के बराबर होगा। तो ये हमारा हो जाएगा ई ए, कितना हो जाएगा? ई ए। sin 90 का मान कितना? 1 होता है। तो ये हमारा फाई ई का मान होगा हमारा ई ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन ले सकते हैं कि जब थीटा का मान कितना हो? 90 डिग्री हो। थीटा का मान 90 डिग्री हो। ऐसा कब होगा? तो जब मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही है। अब पृष्ठ को भी क्या करें, जो पृष्ठ ऐसे रखा गया है ऐसे, इसको हम ऐसे बेंड रख देते हैं, पृष्ठ को भी वैसे ही रख दिए वैसे। तो क्या होगा? ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं मतलब कि अगर देखें विद्युत क्षेत्र इधर जा रही है, क्षेत्रफल का दिमाग नहीं काम कर रहा है, स्लीपर पहन के चले आ रहे हैं। देखिए स्लीपर दे दीजिए। ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई, और यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पर जो है ये पृष्ठ को ऐसे इसी के समांतर रख दिया गया है। तो जब समांतर रख देंगे तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के बीच कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। कितना डिग्री? 90 डिग्री कोण बनेगा। तो जब हम कह सकते हैं कि जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में समांतर रखा हो तब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा कितना? तो ई ए cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है।
तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो दो कंडीशन है आपके पास, दो विशेष स्थिति इसमें ध्यान रखिएगा, ये पिया वाला और ये के वाला। ठीक है, अच्छा ये आपका हो गया। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम हमें करना है, थीटा का मान 0 मान लिया गया, थीटा का मान 90 मान लिया गया, तब दोनों के लिए फ्लक्स का मान देख लिया गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम वैद्युत फ्लक्स का मात्रक देखते हैं कि इसका एसआई मात्रक कितना होता है। चलिए अगले पेज में आते हैं। ये देखिए वैद्युत फ्लक्स का, वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो देखिए फाई ई बराबर फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। भाई कॉस थीटा का तो कोई मात्रक नहीं होता है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हमारा फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा, ये बोल सकते हैं। और नहीं तो एक और इसका मात्रक बना जा सकता है, एक और मात्रक बना सकता है, इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, आई इंटू में मीटर, अब बटे के नीचे कूलम। न्यूटन मीटर होता है जूल, क्या होता है जूल, आइए होता है कूलम, आइए हो जाएगा मीटर। ठीक है, जूल प्रति कूलम होता है वोल्ट, जूल प्रति कूलम क्या होता है वोल्ट, तो वोल्ट मीटर भी इसका मात्रक लिखा जा सकता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट मीटर, यह भी मात्रक है, यह भी मात्रक है और यह भी मात्रक बोल सकते हैं वोल्ट मीटर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी हो जाएगा और वोल्ट मीटर भी इसका मात्रक हो जाएगा। दोनों ही मात्रक सही है, दोनों ही मात्रक सही है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोनों मात्रक अपने आप में सही है। अब हम कौन सा बाबू, ये वाला नीचे और उसके नीचे गुणा की है, न्यूटन प्रति कूलम, एन प्रति कूलम, ये न्यूटन है, एन है, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अच्छा अब हम इसका बीमा निकाल लेते हैं, यहीं पे चलिए बीमा निकाल लेते हैं। चलिए देख लीजिए बीमा इसका कैसे होगा, बीमा, बीमा न्यूटन को क्या करते हैं भाई, किसी का भी बीमा निकालने के लिए हम हर एक मात्रा को केजी में, मीटर में और सेकंड में बदलते हैं। ठीक है, आपको पता है केजी को हम क्या करते हैं, केजी को एम में, मीटर को किसमें, मीटर को एल में, सेकंड को किसमें, सेकंड को टी में बदलते हैं। तो हम उसी में प्रयास करेंगे बदलने का। न्यूटन क्या करेंगे, न्यूटन को हम लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर प्रति, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर है तो मीटर का मीटर ही होगा। कूलम को एम्पियर सेकंड लिखते हैं, कूलम को एम्पियर सेकंड लिखते हैं। ये सेकंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा देखिए केजी, आइए मीटर स्क्वायर, एक मीटर यहाँ पे है तो मीटर घन हो जाएगा, बटे के नीचे 1 एम्पियर है और दो सेकंड ऊपर है, आएगा नीचे है तो नीचे आएगा तो सेकंड के पावर 3। अब इसका बीमा हो जाएगा केजी का बड़ा का एम, मीटर का बड़ा का एल, सेकंड का बड़ा का टी और ए के पावर -1, ये हो जाएगा बीमा। ये बीमा हो जाएगा किसका, ये बीमा हो जाएगा आपका वैद्युत फ्लक्स का, हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का बीमा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने जो है वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला, वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा, उसके बाद से फार्मूला, उसके बाद से उसका मात्रक और उसके बाद से बीमा, हमने पूरी तरह से जो है वैद्युत फ्लक्स को इसमें हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की जो माप होती है, उसी माप को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम में आपसे कोई भी इसमें आ सकता है, केवल बीमा भी आ सकता है, केवल मात्रक भी आ सकता है और केवल आपसे जो है उसका परिभाषा या उसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए भी पूछा जा सकता है 3 अंक वाले प्रश्न में। ठीक है, तो ये आपको पूरी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। चलिए अब इसके बाद से हम जैसे यहाँ देख सकते हैं, हम लोग घनकोण पढ़ेंगे, घनकोण क्या होता है, उसके बाद से गाउस प्रमेय को समझेंगे, गाउस प्रमेय की परिभाषा और उसके नियम को समझेंगे और उसके बाद से गाउस प्रमेय की उत्पत्ति समझेंगे कि गाउस प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है, कैसे प्रूफ किया जाता है, उसका फार्मूला कैसे प्राप्त किया जाता है। ये जो है, ये जो गाउस प्रमेय का जो गाउस प्रमेय है और जो गाउस प्रमेय की जो उत्पत्ति है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपका केवल जो है 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में भी इसका परिभाषा पूछ देता है, फार्मूला पूछ देता है। दूसरा जो है इसके साथ में गाउस प्रमेय क्या है और इसकी उत्पत्ति जो है, ये 3 नंबर वाले 3 अंक वाले प्रश्न में भी ये क्वेश्चन जो है आ जाता है, या दीर्घवृत्तीय प्रश्न में भी एक क्वेश्चन जोड़ के इसके साथ दे देता है।
ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि गॉस प्रमेय क्या होता है। गॉस प्रमेय पढ़ने से पहले थोड़ा हमें घनकोण समझना पड़ेगा, उसको समझ लेते हैं घनकोण क्या होता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है घनकोण, जिसको सॉलिड एंगल कहते हैं। जैसे कि जो घनकोण होता है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक गोलीय पृष्ठ है, ऐसे एक गोलीय पृष्ठ है। गोलीय पृष्ठ का क्या होगा, एक केंद्र होगा, यहाँ पे एक मान लेते हैं बीच में केंद्र O है, बीच में केंद्र क्या है, O है। तो ये जो गोलीय पृष्ठ है, इसके पास क्या है, अगर इसकी त्रिज्या मान लिया जाए, इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, तो इसके पास क्या होगा, एक क्षेत्रफल होगा। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो जो गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, वह क्षेत्रफल क्या करेगा, इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर, ठीक है ना, इस केंद्र के ऊपर एक कोण बनाएगा, उस कोण को हम बोलते हैं घनकोण। गोलीय जो पृष्ठ होता है, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है, उस कोण को घनकोण कहा जाता है। वही परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है कि किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है या जो कोण अंतरित करता है, उस कोण को घनकोण कहते हैं। अब घनकोण को हम ओमेगा से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको समझना है कि गोले के एक छोटे से केंद्र के कारण भी, गोले के एक छोटे से खंड के कारण भी केंद्र बन सकता है, और उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के कारण भी कोण बन सकता है। तो अगर एक छोटे से खंड के कारण कोण बनेगा, उसको हम किससे दिखाएंगे, यह अभी हम जान लेते हैं। तो चलिए उसके लिए यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए ये गोले का एक केंद्र हो गया, वो यहाँ पे एक छोटा सा एक अल्पांश मान लीजिए, एक खंड मान लीजिए DA, मतलब कि इस गोले का एक छोटा सा टुकड़ा मान लीजिए, ये गोले का जो छोटा टुकड़ा है, यह क्या कर रहा है, यह एक उसके केंद्र पर एक कोण बनाएगा। इसके केंद्र पर ये पूरे अपने अवयव की वजह से, अपने क्षेत्रफल की वजह से यहाँ पे एक कोण बनाएगा। उस कोण को हम बोलेंगे, यहाँ पे जो कोण बनेगा, इस कोण को बनेंगे घनकोण, जिसको हम दिखाएंगे d ओमेगा। घनकोण को किसे दिखाते हैं, ओमेगा से। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, d ओमेगा। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे खंड क्या है, छोटा खंड है, छोटा खंड है। तो जब छोटा खंड होगा तो कोण भी कैसा बनेगा, छोटा ही बनेगा। कोण भी कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। अच्छा, इसकी जो त्रिज्या है वो कितना मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं r है। अगर देखा जाए तो इसकी जो दूरी होगी, दूरी इस खंड की जो दूरी होगी बिंदु O से, वह भी कितनी होगी, वह भी r ही होगी, वह भी कितनी होगी, r होगी। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है d ओमेगा का, वह फार्मूला हो जाता है d ओमेगा बराबर dA बट्टे r स्क्वायर। dA बट्टे r स्क्वायर, मतलब कि जो d ओमेगा का मान है वो किसके बराबर होता है, तो जो क्षेत्रफल अवयव है dA, इसका परिमाण और जो त्रिज्या है, जो दूरी है केंद्र से, उसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है हमारा घनकोण। ठीक है, ये हमें याद रखना चाहिए, ये फार्मूला हमें याद रखना चाहिए। dA बराबर होता है d ओमेगा बराबर होता है dA बट्टे r स्क्वायर। एक छोटे से खंड के कारण संपूर्ण क्षेत्रफल की वजह से कितना हो जाएगा, तो संपूर्ण क्षेत्रफल इसका कितना मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। संपूर्ण क्षेत्रफल की अगर ये निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण के लिए जब निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा के जगह पे d ओमेगा के जगह पे हम कितना लिखेंगे, ओमेगा लिखेंगे, तब हमारा ओमेगा बराबर हो जाएगा a बट्टे r स्क्वायर। कितना हो जाएगा, a बट्टे r स्क्वायर। अभी हमने शुरू में समझाया है, शुरू में समझाया कि गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो a का मान यहाँ पे रख सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर। तो क्या होगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा और ओमेगा का मान कितना मिल जाएगा, 4 पाई। ओमेगा का मान कितना हो जाएगा, 4 पाई। ये अभी फार्मूला आपको याद रखना है, ओमेगा बराबर 4 पाई। मतलब कि अगर गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है, जब गोलीय पृष्ठ होगा तब ओमेगा का मान जो है 4 पाई होता है। घनकोण का मान कितना होता है, 4 पाई होता है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक दूसरी बात चलिए अगले पेज में समझाते हैं आपको। दूसरी बात अगले पेज में समझाते हैं। मान लीजिए ये गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है, इसका मान लीजिए यहाँ पे केंद्र O है, ये केंद्र O है। ये मान लीजिए कि एक छोटा सा खंड मान लीजिए ये है DA, क्या है, DA मान लीजिए है, क्या है, DA। ये DA क्या कर रहा है, ये यहाँ पे जो R है, इसको मान लीजिए वेक्टर R है, जिसकी दिशा बाहर की तरफ, ऐसे वेक्टर R मान लीजिए। अच्छा, ये जो DA है ना, इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम घुमा देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे। जब घुमा देंगे तो जो क्षेत्रफल और DA की जो दिशा होगा वो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। इसके बीच वेक्टर R और DA के बीच क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा।
तब यहाँ पे जो डी ओमेगा का जो मान होगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा उस कोण का जो मान होगा वह कुछ अलग ही होगा। तब इसका फार्मूला होता है डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा। कितना होता है? डी ए कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर। याद रखिएगा, डी ए कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर होता है जब क्या हो, वेक्टर आर और डी ए के बीच जब कोण बने तब जो है आपको ध्यान रखना है उसका फार्मूला होता है डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर। कैसे हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको दो घटक में तोड़ देंगे, साइन घटक में और कॉस घटक में। तो भाई इधर थीटा है तो इधर कॉस हो जाएगा, इधर क्या इधर थीटा नहीं इधर साइन हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आर वाले और डी ए को ले लेते हैं और हमारा डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमें घनकोण का याद रखना, ये बीच में काम आएगा गॉस प्रमेय को सिद्ध करते वक्त। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम क्या होता है। गॉस नियम या गॉस प्रमेय क्या होता है? तो गॉस प्रमेय जो है, देखिए गॉस प्रमेय हमेशा जो है एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है? एक चारों तरफ से बंद पृष्ठ और उसके अंदर क्या हो, कोई आवेश रखा हो। तो ध्यान रखिएगा, गॉस प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई अगर पृष्ठ है और वो चारों तरफ से बंद है, अगर उसके अंदर चारों तरफ से क्या है, बंद है, तो उससे जो गुजरने वाला जो फ्लक्स का मान है, जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वह किसके बराबर होगा? तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं, अर्थात अगर मान लीजिए यहाँ पे एक गोलीय पृष्ठ है, ठीक है ना, ऐसा एक पृष्ठ है और इसके भीतर एक प्लस क्यू आवेश रखा गया है। कितना रखा गया है? प्लस क्यू आवेश रखा गया है। तो क्या होगा, ये विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से गुजरेगी, अर्थात विद्युत फ्लक्स गुजरेगी। क्या गुजरेगी? विद्युत फ्लक्स। ये जब कह रहे थे जो कुल विद्युत फ्लक्स का मान होगा जो फाई ई होगा वह किसके बराबर होगा? तो इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का, मतलब कि ये जो पृष्ठ है ये कितना आवेश घेर रखा है? तो प्लस क्यू आवेश से घेर रखा है। प्लस क्यू आवेश का 1/ε0, तो जितना आवेश घेरा रहेगा ना उससे क्या कर देंगे हम 1/ε0 से गुणा कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं घेरा हुआ आवेश, घेरा हुआ आवेश, घेरा हुआ आवेश, ठीक है, घेरा हुआ आवेश गुणा 1/ε0। कितना आवेश घिरा था? क्यू ना, तो क्यू से गुणा कर सकते हैं, क्यू गुणे 1/ε0, ये हो जाएगा q/ε0, q/ε0। यही गॉस का प्रमेय है, यही गॉस के प्रमेय है और इसी को हमें सिद्ध करना पड़ सकता है। ये गॉस का प्रमेय है और इसी को आपको सिद्ध करना पड़ सकता है कि गॉस फाई ई बराबर होता है q/ε0। गॉस प्रमेय क्या होता है? तो किसी बंद पृष्ठ से होकर जो गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है वह फ्लक्स किसके बराबर होता है? तो उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सिद्ध करते हैं कि गॉस का प्रमेय फाई ई बराबर q/ε0 किस तरह से हमें प्राप्त हो गया है, ठीक है। चलिए अगले पेज में चलते हैं, इसको हम प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं, ठीक है। अच्छा, उपपत्ति हो गया, प्रूफ हो गया। मान लीजिए हमने यहाँ क्या माना, हमने एक गोलीय पृष्ठ मान लिया। पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, गोलीय हो सकता है, लंबाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है। पृष्ठ से कोई, पृष्ठ की आकृति से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, क्योंकि फ्लक्स पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है उसी पर जो है फ्लक्स का मान यहाँ पे डिपेंड करेगा, ठीक है बाबू। अब मान लीजिए हमने यहाँ क्या माना है, एक गोलीय पृष्ठ मान लिया है। इस गोलीय पृष्ठ से की जो त्रिज्या है वो मान लेते हैं r है। यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं P, एक बिंदु मान लेते हैं P। इस बिंदु P के चारों ओर एक अवयव मानते हैं, क्षेत्रफल अवयव d। इस बिंदु P के चारों ओर क्या मानते हैं, एक क्षेत्रफल अवयव हम लोग dA मानते हैं, जिसका क्षेत्रफल मान लीजिए कितना है, dA है। दिशा किधर होगा, मान लेते हैं बाहर की तरफ है, वेक्टर, ठीक है, दिशा बाहर की तरफ है। अच्छा, यह क्या है, यह प्लस क्यू आवेश से बिंदु P है, कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ से हम प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो हम पृष्ठ के बारे में लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। आप क्या करिए, यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा, एकल आवेश है तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे दूरी कितना है r का स्क्वायर। ठीक है, किधर होगा, बाहर की दिशा में होगा। ये भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा, बाहर की दिशा में ही होगा। ये दोनों एक ही दिशा में है। यहाँ पे वेक्टर E इंटू वेक्टर D क्या है, दोनों एक दिशा में है। अच्छा, हमने क्या वैद्युत क्षेत्र का मान निकाला है। अब हम क्या करेंगे, उस क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान भी निकाल सकते हैं। या ऐसे अगर मान लीजिए, अगर हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि जो क्षेत्रफल अवयव है यह क्या कर रहा है, यह जो है इस केंद्र पर एक कोण बना रहा है, घनकोण। कितना बना रहा है, घनकोण। तो वो मान लीजिए घनकोण बना रहा है डी ओमेगा। कितना बना रहा है, डी ओमेगा। तो यहाँ पे हम डी ओमेगा का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है हम फ्लक्स का मान निकालते हैं कि डीए से गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे कि अति सूक्ष्म अवयव, अति सूक्ष्म अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो हम काम कर रहे हैं बस नया को करना है। वो मान लीजिए कितना हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स, मान लीजिए फाई, छोटा सा अवयव है तो डी फाई ई मान लेते हैं, डी फाई ई मान लेते हैं। भाई छोटा खंड है, जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी छोटा ही मिलेगा। बड़ा फ्लक्स होगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा गुजरेंगी, फ्लक्स ज्यादा मिलेगा तो हम उसको फाई मानेंगे। छोटा फ्लक्स है, छोटा मिलेगा तो हम इसको डी फाई से दिखाएंगे। डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, तो हम क्या जानते हैं भाई, फ्लक्स का फार्मूला पढ़ किए हैं। डी फाई ई बराबर होता है ई इंटू डी ए। वेक्टर के फॉर्म में होगा, किसमें होगा, वेक्टर के फॉर्म में होगा, गुणा कर देंगे। अच्छा भाई ठीक है, अगर वेक्टर हटाते हैं तो डी ए कॉस थीटा हो जाता है। वेक्टर डी ए कॉस थीटा, भाई दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा होता है, हमने पढ़ा है। दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉस थीटा होता है। थीटा यहाँ पे क्या होगा, डी ए और ई के बीच का कोण होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ थीटा वेक्टर डी ए तथा वेक्टर ई इंटू तथा वेक्टर डी ए के बीच का कोण होगा, ठीक है बाबू, ये काम है। अच्छा भाई, अब इतना होने के बाद से हम क्या करेंगे, जो ई का मान निकाले हैं उस ई का मान हम फ्लक्स वाले फार्मूला में यहाँ पे रखेंगे। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 से क्या करते हैं, ई का मान रखते हैं। इसको हम समीकरण 2 भी मान सकते हैं, समीकरण 2 में। चलिए अगले पेज में आते हैं। समीकरण 1 से ई का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा डी फाई ई बराबर, ई के जगह पे हमें रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर का स्क्वायर, और ई था यहाँ पे ई था तो हमारे उसके पास डी ए कॉस थीटा है, डी ए कॉस थीटा। ठीक है बाबू, ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये वाला पार्ट, ये वाला डी ए कॉस थीटा बटे आर का स्क्वायर, या इसी को एक बार और लिख दीजिए, डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 1 और क्यू में गुणा करते ये क्यू हो जाएगा। अच्छा, इसको लिख सकते हैं डी ए cos थीटा बटे आर स्क्वायर, हमने ऐसे लिख दिया। हमने बताया था, पढ़े थे भाई घनकोण, अभी शुरू में पढ़े थे, तो भाई वहां पे देखे थे कि डी ओमेगा बराबर होता है डी ए cos थीटा बटे आर स्क्वायर होता है, इतना फार्मूला होता है। इसी का मान यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे मान रखिए तो हो जाएगा हमारा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके जगह पे हम डी ओमेगा रख सकते हैं। ठीक है, ये डी फाई का मान हो गया। एक छोटे से अवयव ध्यान से देखिएगा, एक छोटे से अवयव से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स का मान है वह कितना निकला है, वह हमारा निकला है इतना, डी फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा मिला है। अब हम क्या करेंगे, इस संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे। इस संपूर्ण पृष्ठ से, क्योंकि फार्मूला क्या कहता है, जो परिभाषा है गॉस प्रमेय का, वह कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो संपूर्ण फ्लक्स है वह किसके बराबर होता है, तो संपूर्ण फ्लक्स जो है उस पृष्ठ से परिबद्ध मतलब घिरे हुए
कुल आवेश का 1/ε0 गुना, मतलब कि अगर इसके अंदर कुल आवेश Q है तो उस Q से हम क्या करेंगे 1/ε0 का गुना कर देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, इस पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इस पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान ही निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि कुल फ्लक्स कितना होगा, कुल फ्लक्स कितना होगा। उसके लिए हमने एक छोटे से खंड पे फ्लक्स का मान निकाला है। अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण फ्लक्स पर निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ पर निकालेंगे, और संपूर्ण पृष्ठ पर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वैल्यू आया है उसका समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो भाई संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान लिख देते हैं यहाँ पे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा समाकलन डी फाई ई, मान लीजिए डी फाई ई। हमने कहा कि इस पूरे वैल्यू का हमने समाकलन कर दिया। डी फाई का वैल्यू कितना है, इतना है, रखते हैं। चलिए यहाँ पर जाते हैं, फाई ई बराबर मिल जाएगा आपको, फाई ई बराबर मिल जाएगा कितना, इसका वैल्यू कितना है, ये वाला है। तो समाकलन Q बट्टे 4πε0 और डी ओमेगा। समाकलन किसके साथ लगेगा, डी ओमेगा के साथ। मोबाइल में दिख रहा है ये वाला पार्ट, दिख रहा है सामने से। अच्छा, क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो Q बट्टे 4πε0 समाकलन डी ओमेगा। समाकलन डी ओमेगा किसके बराबर होगा, समाकलन डी ओमेगा किसके बराबर होगा, तो समझिए घनकोण जो होता है, ये जो घनकोण जो बनाया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कोण बनाया गया घनकोण, ये क्या है, ये डी ओमेगा एक छोटे से खंड के द्वारा है। तो अगर ऐसे ही छोटे छोटे मान लीजिए अगर टुकड़े रहेंगे ना जी, तो भाई इसके द्वारा भी डी ओमेगा बनेगा, इसके द्वारा भी डी ओमेगा बनेगा, इसके द्वारा भी डी ओमेगा बनेगा। जितने भी खंड होंगे सबके द्वारा क्या बनेंगे, डी ओमेगा बनेंगे। तो अगर मान लीजिए उन सभी डी ओमेगा अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, हम उसको समाकलन डी ओमेगा लिख सकते हैं। और समाकलन डी ओमेगा किसके बराबर होगा, ओमेगा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ओमेगा के बराबर होगा। और उस ओमेगा का मान भी कुछ होता है, शुरू में पढ़ाए थे अभी, ओमेगा का मान होता है 4π। कितना होता है भाई, 4π। शुरू में लिखवाए थे कि ओमेगा का मान कितना होता है, 4π। अब हम क्या करने वाले हैं, वही काम करने वाले हैं जो हम समझा रहे हैं यहाँ पे, कि ओमेगा का मान 4π रखा जा सकता है। तो इसको हम क्या रखेंगे, ओमेगा, इसको क्या रखेंगे, ओमेगा, या डायरेक्ट चाहे तो हम 4π रख सकते हैं। ये गलती हुआ, यहाँ पे दिख रहा है, मोबाइल में दिखेगा, मोबाइल में दिख रहा ना, Q बट्टे 4πε0। इसका मान कितना रख सकते हैं, 4π। 4π से 4π क्या होगा, कटेगा, क्या बचेगा, Q बट्टे ε0। क्या बचेगा, Q बट्टे ε0। क्या फार्मूला देखिए मिल गया आपको, फाई ई बराबर Q बट्टे ε0। यही क्या है, यही ना गॉस का प्रमेय है जी, लिख सकते हैं यही गॉस प्रमेय है, गॉस का प्रमेय है, या गॉस प्रमेय लिख सकते हैं, प्रमेय है। ठीक है, हो गया, सिद्ध निकल गया। तो भाई सिद्ध करना बहुत आसान है। क्या करना है आपको, तो भाई बोल रहा है, परिभाषा में साफ साफ कर रहा है कि किसी पृष्ठ से होकर जो गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स का मान है वह किसके बराबर होगा, तो कुल फ्लक्स का जो मान है उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0, मतलब जितना भी आवेश है, 2 कूलाम है, 4 कूलाम है, 5 कूलाम है, 10 कूलाम है, 3 कूलाम है, जो भी है, उसे क्या कर दिए, उस कूलाम से आप 1/ε0 में गुणा कर दीजिए। आप जो है उस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के मान को प्राप्त कर लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने गुजारा उस पृष्ठ से फ्लक्स का मान निकाला। जब निकालते हैं तो हमें गॉस का प्रमेय मिल जाता है। ठीक है, वही है यहाँ पे, उसी चीज को यहाँ पे समझाया गया है। वही देखिए यहाँ पे, ठीक है, कि भाई एक गोलीय पृष्ठ मान लिया, उसके बिंदु O पर हमने +Q आवेश रख दिया, उससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P माना, उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला और उसके चारों तरफ एक क्षेत्रफल अवयव dA मान लिया। dA क्या करने लगा, कोण बना रहा है, घनकोण बना रहा है, ये ना घनकोण बना रहा है। तो हमने विद्युत क्षेत्र निकाला, छोटे से अवयव से फ्लक्स निकाला। निकालने के बाद से हमने देखा जो E निकाले, E रख दिए, E का मान रख दिए। E का मान रखते ही हमें इस तरह का फार्मूला मिला। अब हम जानते हैं कि इतना बराबर डी ओमेगा होता है, हमने इसके जगह पे डी ओमेगा रख दिया। अब ये क्या हो गया, अब इतना हो गया, एक छोटे से अवयव से इतना फ्लक्स मिला, संपूर्ण से कितना गुजरेगा, हमने उसका समाकलन कर दिया। क्या कर दिया, समाकलन। जब समाकलन कर दिए तो हमारा ये जो है डी फाई ई मिला, और डी फाई का मान रखेंगे तो हमारा डी ओमेगा मिल गया। समाकलन डी ओमेगा किसका वैल्यू है, 4π का वैल्यू होता है। 4 से 4 रख दिए, 4 से 4π से 4π कट गया, मिल गया हमें Q बटे ε0। यही क्या है, गॉस का प्रमेय है, बात खत्म।
तो इतना करेंगे तो गॉस का परिमेय सिद्ध कर लेंगे। अब बहुत महत्वपूर्ण है ये 100%, आप याद रखिएगा कि यह आपका अकेले अगर आता है तो 3 नंबर देगा, ये 3 अंक देकर जाएगा। किसी के साथ आ गया तो ये सीधा 5 नंबर देकर जाएगा आपको, ठीक है। अगर 1 से 2 नंबर में आ गया तो केवल परिभाषा आता है। जब आप परिभाषा लिखेंगे और परिभाषा में क्या लिखेंगे, उसका फार्मूला भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फार्मूला। तो परिभाषा और फार्मूला ये भी लिखेंगे, यही गॉस का परिमेय होता है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अगला वीडियो में हम लोग जो है इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे भाई। इसका अनुप्रयोग की सहायता से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।